परिवहन एवं संचार ये टॉपिक है भूगोल में, और इस टॉपिक को हम लोग इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। हालांकि ये टॉपिक हम लोग एक बार और पढ़ चुके हैं, लेकिन वो पूरे विश्व के संदर्भ में था। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे परिवहन एवं संचार। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग इस पर, परिवहन पर। ये परिवहन क्या है? तो किसी वस्तु या सेवा को, किसी वस्तु या सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या वहां से ले आना क्या कहलाता है? परिवहन का डेफिनेशन क्या होगा? किसी वस्तु या सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। मतलब पहला हमने ये जाना, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ये परिवहन क्या है? परिवहन क्या है? आपका उत्तर क्या होगा? किसी वस्तु या सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ले आना परिवहन कहलाता है। और साधारण शब्दों में परिवहन का अर्थ ढोना होता है। परिवहन का अर्थ क्या होता है? दूसरा प्रश्न हो सकता है, तो परिवहन का महत्व क्या है? परिवहन का अगर महत्व की बात करें तो सबसे पहले जान ली, एक लाइन में ही इसके महत्व को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे शरीर में रक्त के संचार के लिए, हमारे बॉडी में या मानव या जीवधारियों के बॉडी में रक्त का प्रवाह करने में जो स्थान शिरा और धमनी का है, वही स्थान किसी देश के आर्थिक विकास में परिवहन और परिवहन के साधनों का है। मतलब परिवहन के साधनों के, परिवहन और परिवहन के साधनों की तुलना विद्वानों ने किससे किया है? तो रक्त संचार से किया है। गलत कि सही? लेकिन परिवहन का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में है, जीवन के हर आयाम में है। जैसे कृषि के क्षेत्र में है। कृषि के क्षेत्र में क्या है? तो खेतों तक खाद बीज पहुंचाने के लिए, कृषि खेती बाड़ी के यंत्र को खेतों तक पहुंचाने के लिए, और खेतों में जो उत्पाद होता है उस उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने के लिए। गलत कि सही? दूसरा महत्व उद्योग क्षेत्र में है। खाद्यान्न से अयस्क को या खनिज को उद्योग तक पहुंचाने के लिए, और उद्योग से जो तैयार माल है उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन और परिवहन के साधन का महत्व है। सामाजिक क्षेत्र में आज देखेंगे कि वह समाज ज्यादा डेवलप है जहां परिवहन की सुविधा सुगम है, या जहां तक परिवहन की उपलब्धता है, सुलभता है। और जो समाज पिछड़ा है, आप जाके देख लो, वहां परिवहन और परिवहन के साधनों का विकास नहीं है। पहले दिल्ली दूर था क्योंकि परिवहन और परिवहन के साधन डेवलप नहीं थे। आज दिल्ली दूर नहीं है क्योंकि परिवहन और परिवहन के साधन काफी डेवलप हो चुके हैं। तो दिल्ली मात्र 14 घंटा दूर है। नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है सिपाही की मां हिंदी साहित्य में, मोहन राकेश की रचना है। वर्मा दूर था उस समय जब एक सिपाही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय लड़ने गया होता है। तो दूर था क्योंकि परिवहन के साधन नहीं थे। दो लड़कियां वहां से भागते, जंगल के रास्ते भागते भागते आते, अगर परिवहन के साधन होता तो रेल बस पकड़ती सीधा पलायन कर जाती अपने देश से। तो हमने कहा परिवहन का साधन सामाजिक क्षेत्र में, समाज भी वह डेवलप है जहां परिवहन और परिवहन के साधन विकसित है। इसके अलावा राजनीति में भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, देश में शांति व्यवस्था को स्थापित करना है, तो परिवहन के साधन डेवलप होना चाहिए। आप जाके देख लो, पहले के समय की मैं बात कर रहा हूं, समाज में करप्शन ज्यादा था, चोरी डकैती
ज्यादा हुआ करती थी। क्यों होती थी मालूम है? क्योंकि परिवहन के जो मार्ग थे विकसित नहीं थे। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक चोर चक्का लूट के लेके भाग जाया करता था। लेकिन आज देखिए ना, प्रशासन सजग है, दिन रात चौकसी करती रहती है। आप फोन करो एक बार अपवाद को छोड़ करके, 5 से 10 मिनट के अंदर में आपके पास प्रशासन पहुंच जा रही है, अगर कहीं व्यवस्था उनकी ना हो तो। और व्यापार के क्षेत्र में भी परिवहन नहीं था तो माथा पर टोकरी में रखकर इस गांव के व्यापारी उस गांव तक जाते थे। आज इतना डेवलप हो गया है कि हम लोग घर बैठे बैठे अमेरिका से कारोबार कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग हैं जिनकी शादी विवाह है, चलो दिल्ली कपड़ा मार्केटिंग करते हैं। पल नहीं होता तो टायर गाड़ी पर भोरे। वही हमने एक बचपन में रचना पढ़ी है मुंशी प्रेमचंद्र की, लाल पान की बेगम। आप लोगों ने भी शायद पढ़ा या नहीं, मुझे नहीं पता है। रेणु जी क्या रचना, लाल पान की बेगम। नौमा में जो हो टायर गाड़ी ये होता है, लोग नाच मेला देखने जाने की कथा चलती है। चलिए, तो परिवहन के साधनों का महत्व है। आपने कहा कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, राजनीति में, समाज में क्या, और व्यापार, हर क्षेत्र में परिवहन और परिवहन के साधनों का महत्व है। लेकिन एक बात है, परिवहन के साधनों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है। प्रभावित करने वाले कारक, परिवहन के कुछ ऐसे साधन हैं, परिवहन के साधन को प्रभावित, उसके डेवलपमेंट या ह्रास में कुछ कारक प्रभावित करता है। सुविधाएं सुगम होगी, परिवहन के साधन डेवलप होगा। अगर वो सुविधा नहीं होगी, परिवहन के साधन का विकास नहीं होगा। नीचे आ जाओ, नहीं तो पंखा बंद करो, थोड़ा ब्रेक तो लगाना पड़ेगा। एक तो ऐसे अनडिसिप्लिन है आप लोग कि हमने बुलाया 5:30 बजे। देश कभी डेवलप नहीं होगा ना, आप तो डेवलप होंगे ही नहीं। मैंने कल वार्निंग क्या दिया था, 5:30 बजे लेटेस्ट, मैंने कहा 5:40 तक पहुंच जाना है। पहुंचते हैं 6:10, 6:15 में। गांव के न मुखिया है, आपकी कोई खास पहचान नहीं होगी कि आपके बिना गांव ने चलता, ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरे के सिद्धांत पर जीने वाले फिर भी क्लास समय पर नहीं आते। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक की बात करूं तो परिवहन को प्रभावित करने वाला पहला भौतिक कारक है। भौतिक माने क्या होता है? बाहरी। भौतिक माने क्या होता है? बाहरी कारक। जैसे पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, देखने को मिलता है। कभी भूकंप आ गया, कभी ज्वालामुखी फट गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी सुनामी आ गया। जिन क्षेत्रों में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, देखेंगे वहां परिवहन के साधन तो है लेकिन अच्छी नहीं है। सरकार बनवाती है, प्रशासन बनवाती है, साल बाढ़ आता उखाड़ करके चल जाती है। दक्षिण भारत में कभी जाके देखो, सड़कें चुस्त दुरुस्त हैं। वजह कि वहां की जमीन मार्शी लैंड नहीं है, दलदली भूमि नहीं। ऐसे भी दक्कन ट्रेप लावा के पठार से निर्मित है, पठारी इलाका है, स्ट्रॉन्ग जमीन है, सड़क बन गई तो जल्दी टूटती ही नहीं। अपने यहाँ तो सड़क सरकार प्लेन बनवाती है, 6 महीना के बाद जाओ तो बीच में ऊंच, किनारे किनारे नीच। भारी वाहनों का चक्का जहां जहां चलता है, रोड धंसते चलता है। खिड़की है कभी, रोड को दबाते चलते। जबकि इतना बार बनाते समय कितना बार कोरता है, कितना बार उस पर पानी पटा पटा के मरम्मत करता है, इतना कंकर पत्थर डालता है, लेकिन फिर भी दलदली जमीन होने के कारण, मार्शी लैंड होने के कारण बार बार उसे मरम्मत की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जलवायु भी परिवहन और परिवहन के साधनों को प्रभावित कर। जलवायु का डेफिनेशन हमने दिया है कि दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं, और अल्पकालीन होगा तो मौसम कहलाएगा। अल्पकालीन माने थोड़े समय में हमारे वायुमंडल में जो बदलाव हो रहे हैं, हमारे वातावरण में जो बदलाव हो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? मौसम। क्या कहते हैं? मौसम। और दीर्घ काल में जो बदलाव होगा उसे क्या कहेंगे? जलवायु।
लगभग 30-35 साल का लेके चलता है। तो ये इसके अलावा आर्थिक कारक भी है, आर्थिक रुपया पैसा वाला। भाई सड़क बनाने के लिए तो बहुत ज्यादा खर्च होता है। जहां धन जिस देश के पास आर्थिक स्थिति अच्छी होगी वहां सड़कें अच्छी होंगी, गलत कि सही? और जहां स्थिति ठीक ठाक नहीं होगा वहां सड़कें क्या होंगी, बेकार होगी, खराब होगी। अब है परिवहन के साधन की बात करते हैं। परिवहन के अगर हम साधन की बात कर ले तो परिवहन के कौन कौन से साधन है, मतलब किसकी सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। साधन को आप माध्यम भी कह सकते हो, साधन को आप माध्यम भी कह सकते हो कि परिवहन के माध्यम कौन कौन है, परिवहन के साधन कौन कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि परिवहन के मात्र 3 ही साधन या माध्यम। परिवहन के कितने साधन या माध्यम है? मात्र 3 ही परिवहन के साधन या माध्यम है। इसी का अन्य वर्गीकरण है। आप पढ़ ले सकते हैं स्थल परिवहन, गलत कि सही? स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन। परिवहन के कितने साधन हैं? 3 साधन हैं। परिवहन के कितने माध्यम हैं? 3 माध्यम है। पहला क्या है? वायु, हवा के माध्यम से, हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना वायु परिवहन कहलाता है। हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? वायु परिवहन कहलाता है। दूसरा जल के माध्यम से, गलत है कि सही है? जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? और स्थल के माध्यम से, माने जमीन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना स्थल परिवहन कहलाता है। तो परिवहन के वास्तव में कितने माध्यम हैं? 3। तीनों का डेफिनेशन दिया। अगर आपसे पूछ दे फैन नहीं चलेगी, समझो कि तुम्हारे गांव का घर का लाइट खराब है। वायु का मतलब हवा, हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना वायु परिवहन। जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, और स्थल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ये जो स्थल परिवहन है, पहले इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इस स्थल परिवहन के 3 रूप हैं। स्थल परिवहन के कितने रूप हैं? स्थल परिवहन को विद्वानों ने कितने वर्ग में बांटा? 3 वर्ग में बांटा। पहला है सड़क परिवहन, सड़क परिवहन। दूसरा कौन है? रेल परिवहन। और तीसरा कौन है? पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन। स्थल परिवहन का डेफिनेशन आपने जाना। स्थल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना स्थल परिवहन। और स्थल परिवहन के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। पहला कौन है? सड़क परिवहन। दूसरा है रेल परिवहन। तीसरा है पाइपलाइन परिवहन। वेरी गुड। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सड़क परिवहन क्या है? पहले सड़क परिवहन पढ़ते हैं, फिर रेल परिवहन पढ़ेंगे, फिर पाइपलाइन परिवहन पढ़ेंगे। तो सड़क कहते किसे हैं? चल के तो आए हैं साइकिल या पैदल सड़क पर ही, लेकिन सड़क का परिभाषा आपसे कोई पूछे बताइएगा, कौन कौन बताएगा? 4 आदमी ऊपर नीचे हाथ कर रहा है मात्र। लेट आने वाले तो सब हाथ खड़ा किए हुए हैं। भाई लोग गांव के पंच सरपंच सब हैं, पूरे गांव का ख्याल वाल देख लेते हैं,
लेकिन नहीं, अब गांव में कोई समस्या नहीं, थोड़ा चलो सर का हाजिरी बना के आते हैं कि आज पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। हाथ गिराइए। जमीन पर मानव या जीव को चलने के लिए चिन्ह बनाए गए। भूमि पर हमको या आप सबको चलने के लिए, इंसान या वाहनों को चलने के लिए बनाए गए चिन्ह को सड़क के प्रकार का चिन्ह है। सड़क चिन्ह है ना। जमीन पर मानव को चलने के लिए बनाए गए चिन्ह को क्या कहते हैं? सड़क कहते हैं। याद रहेगा, जमीन पर मानव को चलने के लिए बनाए गए चिन्ह को क्या कहते हैं? सड़क कहते हैं। अब देखो, ये जो सड़क है ना, कई रूप हैं सड़क के। पहला नाम लेंगे NH, दूसरा SH, तीसरा DR, चौथा RR कर सकते हैं या VR भी कर सकते हैं। इसको हम VR भी कह सकते हैं। मतलब सड़क है क्या? तो जमीन पर बनाए गए पद चिन्ह को, चिन्ह को सड़क कहते हैं। और सड़क के कितने रूप हैं? है ना, 4। पहला कौन है? NH, अंग्रेजी में शॉर्टकट नाम है N फॉर नेशनल, H फॉर हाईवे, जिसको हम लोग 4 लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय उच्च पथ, राष्ट्रीय उच्च पथ, नेशनल हाईवे। अब कहेंगे ये नेशनल हाईवे है क्या? NH किस सड़क को कहते हैं? तो NH उस सड़क को कहते हैं जिस सड़क के निर्माण और रख रखाव की जिम्मेवारी पूर्णतः केंद्र सरकार है। नहीं, भारत में 3 प्रकार की सरकार है ना भाई। देखो में कितना कंफ्यूज होगा। सरकार के 3 अंग है, अलग बात है। सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये अलग मुद्दा है। हमने कहा सरकार भी 3 प्रकार के हैं, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और स्थानीय स्वशासन। हमने कहा आपको NH मीन्स नेशनल हाईवे। NH उस सड़क को कहते हैं जिसके निर्माण और रख रखाव की जिम्मेवारी पूर्णतः केंद्र सरकार, बनाती भी केंद्र सरकार है, मरम्मत और देखभाल भी केंद्र सरकार की एक संस्था करती है। NH है, उसे क्या कहते हैं? NH। गलत की सही? आदेश के बड़े बड़े शहरों को जोड़ने के लिए सभी राज्य के मुख्यालय को, गलती की सही? यह देश के बड़े बड़े शहरों को जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया। हमारे देश में जितना भी सड़क की लंबाई है, अगर परसेंट में लिया जाए तो देश के कुल सड़कों की लंबाई में इसका योगदान मात्र 2.36% है। मान लो हमारे देश में 100 किलोमीटर लंबा सड़क है, मान लो 53-54 लाख किलोमीटर है। हमने कहा उस उदाहरण समझाने के लिए, मान लो हमारे देश में सड़कों की लंबाई 100 है, तो मात्र 2.36% ही NH है। लेकिन भार ढोने की बात करते हैं तो देश में 100 किलो सामान सड़क पर ढोवाता है तो 40 किलो अकेला NH पर ढोवाता है। लंबाई में योगदान मात्र 2.25% और भार ढोने में ना होता है। आप लोगों पर कहानी के लागू होता है, खाए में अगाड़ी काम में पछाड़ी। टॉप करने की इच्छा सबको है, लेकिन बिछौना जल्दी छोड़ने की इच्छा नहीं है। ये क्या ना होगा तो गीता के लाइनें गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों के सामने। भगवान कृष्ण के मुख से बोला हुआ बात गलत हो जाएगा। उन्होंने लिखा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मिनोनी माँ कहती है, सरस्वती कहती है कि जो जितना हमारी साधना करेगा हम उस पर उतना ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। विद्या योगेन रक्षयेत, विद्या की रक्षा योग से होती है।
आप योग करते नहीं है और सोचते कि सारा विद्या हमें ही आ जाए, संभव है? मुंह में रखा हुआ चावल का दाना था, अंदर जयवे नहीं करता जब तक जीभ से ठेलो नहीं। स्वर्ग में जाना है तो मरना तो पड़ेगा। और आप लोग ऐसे महापुरुष हैं जो बिना मरे स्वर्ग में जाना चाहते हैं, बिना पढ़े टॉपर बनना चाहते हैं। नहीं तो आंख खोल के सपना देखना छोड़ दीजिए, ये आंख बंद करके देखने वाला सपना है। सही बोला हूं? संडे का रेस्ट का टाइम होता है। मैं आज तक एको दिन संडे सामान्य परिस्थिति में छुट्टी नहीं लिया, लेकिन आप लोग इसका परिणाम उल्टा देते हैं, आप सोने में बिता देते हैं। कम से कम पूरी क्लास भरी होनी चाहिए ना, 100-150 तो कम से कम आना ही चाहिए था, कम से कम 100 आता। ज्योग्राफी बहुत सारे बच्चों का है। एनएच के बारे में समझ गए? अच्छा, इस एनएच का ही अंग है कुछ, चर्चा करिए जरा यहीं पर। इस एनएच का कुछ और अंग है, मैं इसके बारे में यहां लिख दे रहा हूं। आपने सुना होगा स्वर्णिम चतुर्भुज, एनएच का ही हिस्सा है, एक प्रकार के एनएच ही है। स्वर्णिम मतलब होता है सोने का, स्वर्णिम मतलब क्या होता है? सोने का। चतुर्भुज माने 4 गो भुजा। ऐसे अपने भारत में महानगरों की संख्या 35 से ऊपर है। हाँ, सही बोल रहा हूं। महानगर कहते किसे? जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा हो। आप परिभाषा देखो ना, 10 लाखी नगर बहुत है। 4 को विराट नगर मेगा नगर है जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है, लेकिन हम लोग रटने के लिए रटते आ रहे हैं। महानगर 4, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। परिभाषा मिलाओ, गलत हो जाएगा। परिभाषा देखोगे तो महानगरों की संख्या इंडिया में बहुत ज्यादा है। महानगर मतलब 10 लाखी नगर। क्या जी? विद्वानों ने तो यही परिभाषा दिया है। तो प्रश्न, देश के 4 बड़े शहर दिल्ली, कोलकाता, जैसे सभी जानता है कि दिल्ली सबसे उत्तर है, ओकरा बाद सीधे नीचे आता है मुंबई, यहां आता है चेन्नई और यहां आता है कलकत्ता। तो इन चारों शहर को जोड़ने वाली जो सड़क है, देखने में 4 गो भुजा जैसे बना दिया था, नाम पड़ गया स्वर्णिम चतुर्भुज। पता है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तब कहना कि सर स्वर्णिम चतुर्भुज एक सड़क है, एनएच का हिस्सा है। मैं यहाँ नली की आपको देखने के लिए ऊपर लिख दिया हूँ। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज एक सड़क है। क्या है? सड़क है। और आपको बता दूं, भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। चारों शहर को जोड़ने के लिए कितने राज्यों से होकर? 13 राज्यों से गुजरती है। और यह या तो 4 लेन की है या 6 लेन की है। गलत सही? या तो 4 लेन की है, नहीं तो 6 लेन की है। और 5846 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इस योजना का शिलान्यास 1999 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इस योजना का शिलान्यास 1999 में कौन किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। और योजना 2012 में संपूर्ण हो गई। टारगेट पहले ही था, लेकिन किसी कारण से विलंब हो जाता नहीं योजना। 2 नंबर का प्रश्न कई बार आता है, वस्तुनिष्ठ में भी कई बार पूछा दिया गया प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो भाई सड़क है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? एक शब्द में सड़क है। लेकिन पूछ देगा स्वर्णिम चतुर्भुज एक और घुमा के एनएच है, एसएच है, डीआर है या आरआर है? एनएच का हिस्सा पहले मैं बोल दिया हूं। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है आप लोग जान गए। स्वर्णिम चतुर्भुज एक सड़क है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? एक सड़क है। अरे बैठो ना, देख रहा है लाइट है, थोड़ा भी दिमाग लगाओ ना। रंजना बोलते रही, पीछे बैठेगा सब, लाइट से पीछे बैठेगा, हिलाएगा नहीं। नहीं तो बोलते रहिए ना, तो पट्टा लेके चलाते रहिए। साइकिल खराब हुआ तुम्हारी समस्या है ना। हम कहेंगे संडे सुतले रह गए, तब क्या होगा? आके लौटोगे तो क्या होगा? संडे को ही खराब होता है साइकिल सबका। नहीं,
2 नंबर का प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? आप समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? स्वर्णिम चतुर्भुज एक सड़क है जो देश के 4 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है। देश के 4 बड़े शहर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाली सड़क को हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। यह देश के 13 राज्यों को स्पर्श करती है। यह 4 और 6 लाइन की है। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। इसका शिलान्यास माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 ईस्वी में किया था और यह सड़क 2012 में पूर्ण हुई। बड़ा लोगों ने कमेंट मारा था, खर्चा कर दिए। आज अपन स्कॉर्पियो से या अपने 4 चक्का गाड़ी से 12 घंटा में दिल्ली पहुंचा तो धन्यवाद अटल जी। जैसा नरेंद्र मोदी को गाली देने वाला की कमी नहीं है, बाद में कहे नहीं बहुत अच्छा किया। देश में खैरात खिलाने वाले पीएम हमेशा आप लोग को अच्छा लगते हैं, क्योंकि किसी को आगे बढ़ने की ये नहीं। अनाज का विरोध करो सीधा कि हम फ्री में नहीं खाएंगे, पर परमात्मा ने हमको भी 2 हाथ पैर दिया, खूब मेहनत करेंगे, कमा के खाएंगे। क्योंकि खैरात पर जीने वाला इंसान कभी तरक्की नहीं करता है, वो हमेशा आदी हो जाता है। क्योंकि हम लोग का ब्रेन डेवलप इसलिए नहीं है क्योंकि आजादी के 70-75 साल हो गए, अभी तक गुलामी का इतिहास पढ़ाया जाता है। हमारे देश में एक से बढ़कर एक वीर बहादुर हुए हैं क्या जी? ये पढ़ाया कि औरंगजेब ने ऐसे किया, लेकिन औरंगजेब भी 76 साल से डरा करता था, शिवाजी से डरा करता था, ये नहीं पढ़ाया जाता था। एक लाइन कि शिवाजी चौथर सरदेश मुख वसूला करते थे, नहीं पढ़ाया हूं ना हिंदी साहित्य में। निक्षत म्यांते मयूख है परले भानु कैसी, फारे तम तोम के ज्ञानदन के जाल को, लाल सितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ ते बखान करो तेरी करवार को। कवित भूषण की रचना है। तो सवाल है कि हमारे युवाओं में ये रौद्र रस या विभत्स रस या वीर रस की कविता सुनाई जाएगी तो अपने पूर्वजों के, अपने स्वतंत्रता सेनानियों की जो साहस है याद आएगा, तभी कुछ करेगा। ऊपर 4 माउंटेन ड्यू के सुनने से कुछ नहीं, और की डर के आगे जीत है। वो केवल विज्ञापन में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में यहाँ प्रयोग करके लोग जीता है। कह रही है वो सबसे मायने मतलब नहीं है। आगे चर्चा करते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज लगता है कि हमारे बच्चे समझ गए। तो एक और क्या दे बात नहीं सोचे, अभी आधा घंटा रुक जाकर ले लीजिए और करते हैं। रंजन इनको चाय पिलवा दे चाहिए, ये सारा तो पैसा दे दही आपको पिला दिए, पैसा आपसे नहीं देगा। अब आगे चर्चा करूं मैं। स्वर्णिम चतुर्भुज हम जान गए। तब एक और एनएच का ही हिस्सा है, हम एक ही जगह सबको लेके चल रहे हैं। आपने सुना होगा उत्तर दक्षिण गलियारा, एक और है पूरब पश्चिम। नहीं पढ़ेगा तो क्या गलियारा में होते, गली उली होता ही, इससे ज्यादा क्या समझेगा। अरे भाई उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है, पूरब पश्चिम गलियारा क्या है, तब जान लो। उत्तर दक्षिण गलियारा भी सड़क है। उत्तर दक्षिण गलियारा भी क्या है, और ये एनएच का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? एनएच का हिस्सा है। गलत कि सही? और भारत के सबसे उत्तर में जो शहर है उसका नाम है, इसका ले रहा हूं, श्रीनगर। छोड़िए ना, यहीं से चला है, तुम जाता क्यों कहे भाई। हाँ, भारत के उत्तर में एक शहर है श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी। हम इसको लेके चल रहा हूं। भारत का जो एक उत्तरी शहर है श्रीनगर और एक कौन है, कन्याकुमारी। तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली जो सड़क है, उसी सड़क को हम कहते उत्तर दक्षिण गलियारा
इसकी लंबाई 4016 किलोमीटर है। ओके, चलेगा, इतना से भी चलेगा। और इस सड़क का शिलान्यास भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 ईस्वी में ही किया था। 2 नंबर का पुस्तक था उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है। नहीं पढ़ने वाले के लिए तो लगेगा कोनो गांव के गली होते जो गांव के उत्तर दक्षिण बीच बीच गए हुआ है, यही ना होगा। उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा एक सड़क है। क्या है? जो श्रीनगर, जो उत्तर में एक शहर है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली सड़क उत्तर दक्षिण गलियारा कहलाती है। इसकी लंबाई 4016 किलोमीटर है और इसका शिलान्यास 1999 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। एक और प्रश्न आएगा, तो पूरब पश्चिम गलियारा क्या, इस पर भी चर्चा हो ही जाए। पूरब पश्चिम गलियारा क्या है, या पूरब पश्चिम गलियारा से आप क्या समझते हैं? तो भारत के पूरब में, ऐसे भारत में सही से कहा जाए आदित्य को बकस देते हैं क्या? खराब हो रहा है। कितने राज्य हैं भारत में केंद्र शासित? 28 राज्य। तो ठीक कहा आपने, आपको 9 काहे कर दिया? सिट डाउन। तो हमने कहा 28 राज्य, इसमें कहा, और केंद्र शासित 8 है, ठीक है। तो पूरब पश्चिम गलियारा का 28 राज्य में एक राज्य है, असम भी एक राज्य है, जो पूर्वोत्तर भारत के उत्तर और पूरब में पड़ता है। और असम का एक शहर है सिलचर। कौन है? और भारत के जो सबसे पश्चिम में राज्य है गुजरात, जहां के हमारे माननीय, नहीं, इनसे पहले वाले का नाम ले लेता हूं भाई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी राज्य। अब पोरबंदर से तो जुड़ा हुआ संबंध है उनका, है, मैं इसलिए उनका नाम लिया। तो पूरब में एक शहर है सिलचर जो असम में पड़ता है, और पश्चिम में है पोरबंदर, क्या है, जो गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाली जो सड़क है, उसी सड़क को हम पूरब पश्चिम गलियारा कहते हैं। और इस सड़क की लंबाई 3640 किलोमीटर है। और इसका भी शिलान्यास, इसका भी नियम कौन रखा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में। तो हम तो एनएच में सब बात कह लिए, और ये सब एनएच का ही हिस्सा है। अब सवाल है, सर एनएच है कैगो? तो एनएच तो 500 से ज्यादा हो चुका है। नाम सब है, NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, NH6, NH7। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, कई बार पूछा गया है कि सबसे लंबा NH कौन है? तो सबसे लंबा NH 44, पहले 7 था, अब कौन है? और बिहार का सबसे लंबा NH 31 है। क्या रंजन? भारत की जो सबसे लंबी NH है वो कौन है? उसका नंबर है 44। और बिहार में जो सबसे लंबा NH है वो 31। समझ गए? NH 31 की लगभग 350 किलोमीटर के आसपास बिहार में इसकी लंबाई, तो दूसरे राज्य में जाती है, लेकिन बिहार में उसकी लंबाई इतना है। किसी को तकलीफ है तो बोलते चलो। तो NH हमने पढ़ाया, कि आप लोगों को समझ में आया? बोलो आया। तब आगे चर्चा करता हूं। NH के बाद अब हम चर्चा करेंगे SH, स्टेट हाईवे। SH का मतलब क्या होता है? स्टेट हाईवे। गलत कि सही? तो जिस सड़क का निर्माण राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, उसका देख रेख और मरम्मत भी राज्य सरकार के द्वारा ही। 28 गो राज्य है,
तो 28 राज्य की सरकार अपने अपने क्षेत्र में, वह सड़क जिसका निर्माण और रख रखाव की जिम्मेवारी पूर्णतः राज्य सरकार को है, उस सड़क को क्या कहेंगे? स्टेट हाईवे। और ये जो सड़क है ना, राज्य के अंदर जितने भी छोटे छोटे शहर है, प्रखंड है, अंचल है, सब डिवीजन है, सबको जिला मुख्यालय से जोड़ती है। छोटे छोटे कस्बों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली, या जितना भी प्रखंड है, प्रखंड को जिला से जोड़ने वाली सड़क। देखे ना, लिखल होगा कहीं कहीं एनएच लिखल होगा, कहीं एसएच लिखल होगा। जहां पर एसएच लिखल है पूछ नहीं, राज्य सरकार बने। और ये मैक्सिमम एक लाइन या 2 लाइन की ही होती है, मैक्सिमम तो 1 लाइन वाला मिलेगा। बीच में डिवाइडर कहीं देखे हैं क्या? डिवाइडर हो तब समझना कि 2 लाइन। देखिए 1 लाइन होता है, दूसरी बस आई तो थोड़ा सा साइड ही हो जाता है। अब पूरा 2 वे होगा तो साइड ना होगा, भाई हमारा लाइन ही है तो लाइन वो हो, हम इधर जाएंगे तो उधर से आओगे। एसएच बनवाती भी राज्य सरकार है, देखरेख भी राज्य सरकार करवाती है, मरम्मत भी राज्य सरकार ही करवाती है, और राज्य के विभिन्न प्रखंड को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। जिला को राजधानी, देश की राजधानी से जोड़ने वाली तो एनएच हो जाएगा। अब डीआर, डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला के अंदर 38 को जिला है बिहार में, पूरे भारत में लगभग 700 जिला है, लगभग मैंने कहा। जिला मुख्यालय होता है ना, जहां सभी प्रशासनिक अधिकारी रहा करो। जिला के अंदर जो सड़कें हैं, जिसकी देख रेख और मरम्मत करने का दायित्व तो जिला प्रशासन पर होता है। वह सड़क जिसके देख रेख और मरम्मत की जिम्मेवारी जिला प्रशासन पर होता है, उस सड़क को क्या कहेंगे? डीआर के नाम से, डिस्ट्रिक्ट रोड। वो वाला फैन बंद कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं बैठे तो दिक्कत हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? डीआर, डिस्ट्रिक्ट रोड कहेंगे। क्या कहेंगे? अब एक मन में यहां हमने बात छोड़ दिया कि देश के कुल सड़कों की लंबाई में एसएच का योगदान 2.92, लगभग इसको 3% हम कर सकते हैं। हालांकि पहले कुछ किताबें यहाँ 4% तक ले जाता है। और डीआर की लंबाई अगर हम करें जिला की सड़कें तो 9.87%, लगभग 10 चलेगा ये। और ग्रामीण सड़क है, गांव में आप सब किसी न किसी गांव से आते हैं, तो गांव की जो सड़कें हैं उस सड़क को हम कहते हैं ग्रामीण सड़क। गांव में जो सड़क है ना, उस सड़क को क्या कहते हैं? ग्रामीण सड़क। और 84.85 कितना? देश के कुल सड़कों की लंबाई में, भले ही आवागमन सबसे कम यही होता है, लेकिन सबसे अधिक सड़क कौन है? आरआर, रूरल रोड, या वीआर, विलेज रोड। और ग्रामीण सड़क के कई वर्ग हैं, मतलब आरआर जो हमने बताया इसके कई रूप हैं। पहला क्या होगा? एमपी कोटा से बनता है, फंड होता है सबका। सीएम के कोटा से भी बनता है, मुख्यमंत्री कोटा। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? उसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, फिर विधायक कोटा, सब अलग अलग। यहाँ गांव की सड़कें कई प्रकार के फंड से बनती है। नहीं, कुछ मुखिया जी वाला हो गया, कुछ एमएलसी का फंड से हो गया, क्या जी, कुछ समिति के फंड से, क्योंकि यहाँ थोड़ा थोड़ा घोटाला करने के लिए अवसर सबको चाहिए ना। अब जगह तक गाँवें हैं जहाँ शिक्षा थोड़ा सा कम है, तो बड़ी आसानी से बुर्बक बनाता, बीच में 3 इंची या किनारे किनारे 9 इंची दिखा देता था। नहीं, रोड गांव में रोड की डलिया के ना होती है, जानिए रहे ना, किनारे किनारे खड़ा करके दिखा दिया, 9 इंची ढाले छी, अब बीच में 1.5 से 2 इंची, तो सड़कें आगे बनती है, पीछे टूटती है। तो उम्मीद है कि आप लोग सड़क परिवहन के बारे में जान गए। एक और सड़क है जो अभी मैं चर्चा नहीं किया हूं, बड़ा सुन रहे होंगे आप लोग, सुपर हाईवे। इसी को कहते हैं एक्सप्रेस वे।
सुपर हाईवे को ही हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस वे कहते हैं। देखिए, देश की आबादी बढ़ती जा रही है। देश की आबादी क्या होती जा रही है? और आप सबको एक बात की जानकारी है कि आबादी इतना ज्यादा हो गया कि सड़कों पर हमेशा जाम ही जाम रहता है। हमेशा क्या रहता है? जाम ही रहता है, जाम। ऐसे होता क्या है कि खाद्यान्न से अयस्क निकाला, कोयला निकाला, खनिज निकाला, और इतना जाम पकड़ लेता है कि कारखाना तक पहुंचते कारखाना का कोयला बंद, मशीन बंद पड़ जाता है। सरकार ने सोचा था क्यों ना एक ऐसा सड़क बना दिया जाए जो सीधे खान से कारखाना तक पहुंचे। गलती की सही? तो हमारे देश में सीधे खाद्यान्न से कारखाना तक केवल ट्रक चलता है, उस पर मालगाड़ी चलता है, वाहन सवारी गाड़ी नहीं चलता है। चलने के लिए कैसी सड़क बना दी गई है, बहुत है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, जहां जहां कल कारखाना है ना, उधर दिल्ली में खूब है। यहाँ न्यूनतम स्पीड आपको 70 गाड़ी का रहेगा। न्यूनतम कितना लिखा रहता है? न्यूनतम 70। ऊपर तुम्हारे औकात पर निर्भर करता है। गाड़ी एक बार चढ़ेगा तो कोई कटकुट नहीं है, बीच में धोखा से चढ़ा दिए। अब वहां जाके हम लोग जाते कि ना वही घुमाना शुरू करते हैं, घुमाओगे अगर ठोक के चलेगा तो केस मुकदमा नहीं होगा। तो थोड़ा लाइन ही नहीं था वो। वहां 6 पहिया से ऊपर के वाहन ही चलते हैं। मान समझो ना, केवल ट्रक बसों नहीं चलाता है जल्दी, ताकि बहुत जल्दी अयस्क को या ईंधन को उद्योग तक पहुंचाया जा सके, ताकि वह मशीन बंद न हो। ये रहा आपका सुपर हाईवे। अब इसके अलावा कुछ और भी सड़कें हैं, नाम आपने सुनाई होगा। एक प्रोजेक्ट चलती है भारत माला परियोजना, नाम सुने? भारत माला परियोजना। हमने जानबूझ के कहा कि वो तो पढ़ा है विश्व वाला, इंडिया वाला में कुछ नहीं पढ़ा है, प्रश्न आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो भारत माला परियोजना क्या है? तो भारत माला परियोजना भी देश में सड़कों के विकास के लिए, इसके लिए सड़कों के विकास के लिए प्रारंभ की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, 2 मंत्रालय काम कर रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा देश में सड़कों के समुचित विकास के लिए 2017 में 2017-18 एक योजना शुरू किया गया। इस योजना का नाम है भारत माला परियोजना, और योजना कब तक पूरा होगा? तो 2022 तक पूरा हो चुका है। कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा लटका हुआ है। तो भारत माला परियोजना का संबंध किससे है? सड़क से। किससे है? सड़क से, परिवहन से। परिवहन में सड़क बने स्थल परिवहन से। शुरुआत 2017-18 के वित्तीय वर्ष में हुआ। परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया। ये सीधे कहता है कि देश के जितना सड़क है, माला में फुल जोड़ दिया जाता है ना, सभी सड़कों को जोड़ दिया जाए। क्योंकि कई बार कई सड़क जुड़ी नहीं होती है, किसी यात्री के परेशान होता है। सभी सड़क एक दूसरे से जो कट है जोड़ दिया जाए, ताकि इस पर जाम है तो उधर से घुमा के आसानी से निकाला जा सके। तो सड़क हमने पढ़ लिया। अंग्रेजी का भी क्लास आप लोगों का है। रेल नहीं खींचा पाएगा, खींचा पाएगा क्या? नहीं खींचा पाएगा। हाँ, यहाँ हम पाइपलाइन परिवहन को ले चल सकते हैं। पाइपलाइन परिवहन क्या है, या पाइपलाइन परिवहन कहते किसे हैं? तो पाइप देखें कभी? पाइप के माध्यम से, किसके माध्यम से? पाइप के माध्यम से तरल या गैसीय पदार्थ को, पाइप के माध्यम से तरल या गैसीय पदार्थ को एक स्थान से
दूसरे स्थान तक ले जाना या ले आना पाइपलाइन परिवहन कहलाता है। और आप जान लो कि पाइपलाइन परिवहन का सबसे आज सस्ता सुगम साधन बन चुका है। कहेंगे क्यों? क्योंकि सरल सुगम इसलिए है क्योंकि इसको कहीं भी बड़ी आसानी से आप लगा सकते हो। पहाड़ हो, पठार हो, जंगल हो, समुद्र हो। और दूसरा, एक बारी चालू हो गया सामान का आदान प्रदान कभी रुकेगा नहीं, अनवरत बना रहेगा। इसको जाम जोम से, भीड़ भाड़ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाभ है, इससे वस्तु की आपूर्ति हमेशा सदा बनी रहती है, आवागमन का निर्बाध प्रवाह होता रहता है। लेकिन शर्त है कि तरल पदार्थ होगा। लेकिन हानि है, आतंकवादी या गलत तरीका के लोग का निगाह उल्टी पड़ जाए तो पूरे देश को ही जलाई हो सकता है। लेकिन हालांकि इसका पाइप इतना स्ट्रांग रहता है और देश की जो सुरक्षा व्यवस्था इतनी स्ट्रांग है, ये थोड़ा सा बड़ा भारी काम हो जाता है। और पाइपलाइन का सबसे ज्यादा विस्तार अमेरिका में है। कई देशों में तो दूध पाइपलाइन से ढोया जा रहा है। अपने भारत में मुंबई दिल्ली के कुछ इलाका जहाँ गैस सिलेंडर नहीं है, सीधे मुंबई में है गोदाम, जहाँ गैस के गोदाम, वहां से पाइपें घरे घरे जोड़ दिया है। ये ना स्मार्ट मीटर की तरह है, आप यूज करते रहो और 15 दिन पर, एक सप्ताह पर आएगा। आपका इतना हो गया सर, बिल दीजिए ना, तो वहां से आपका सप्लाई बंद ना। इस सिलेंडर ढोने होने का समस्या से कित से हो गया मुक्ति। लेकिन हानि भी है, एक बार पाइप अगर लीक हो तो शहर को उठा के ले चल जाएगा। जो चीज जितना ज्यादा लाभ देता है उससे कई गुना हानि देता है। परिवहन का सबसे नया साधन भी यही है, पाइपलाइन।